अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। हुकूमत पाकिस्तान ने जाते हुए माली साल का इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। आसान अल्फाज में ये जो साल जा रहा है उस साल कैसी कारकर्दगी रही हुकूमत की, जो हदफ साल के आगाज़ में सेट किए थे कितने किस हद तक उनको अचीव कर पाए और वो क्या थे जहाँ पर मिस किया, वो सब कुछ आज हुकूमत पाकिस्तान ने बताया। वज़ीर ख़जाना साहब ने पेश करते हुए मुख्तलिफ जहाँ नंबर्स बताए हैं वहाँ ज़रा आपको आसान करके बताते हैं। उन्होंने ये बताया, जनरल जो आउटलुक दिया है तो उसमें कहा है कि जो साल का आगाज़ हुआ वो बड़ी अनसर्टनिटी गैर यकीनी से हुआ। मानसून बारिशों की वजह से बड़ी तबाही हुई, उनका सामना रहा। फिर जंग छिड़ गई, उसकी वजह से गैर यकीनी पैदा हुई। फिर कहते हैं कि जी अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस बहुत से थे जिसकी वजह से पाकिस्तान को अप्स एंड डाउन्स का सामना रहा, लेकिन इस सब के बावजूद मईशत ने बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। ग्रोथ का टारगेट यानी तरक्की का टारगेट हमारा था 4%, 4 कुछ, उससे थोड़ा सा ही पीछे हम रहे हैं और इसकी वजह उन्होंने जो बैरूनी चैलेंजेस ख़ास तौर पे हैं इनको करार दिया है। वज़ीर ख़जाना साहब, हुकूमत ये जो तावील पेश कर रही है, जो जवाज़ पेश कर रही है, क्या ये दावा दुरुस्त है? किस हद तक दुरुस्त है? अगर है तो अवाम इस वक्त बड़े मुश्किल में और बड़ी मायूसी का इजहार करती है इस बजट से मुतल्लिक, वो क्यों है? ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी वज़ीर ख़जाना के मुशीर हैं खुर्रम शहज़ाद साहब, थैंक यू सो मच। खाकान नजीब साहब, अम्मार हबीब साहब, सना तौफीक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे नंबर, स्टैट्स, फिगर्स हमारे पास हैं और आज डेफिनेटली इनको डिसाइफर करना बड़ा ज़रूरी भी है, लेकिन आम आदमी के लिए थोड़ा आसान करके इस सब को डाइजेस्टिबल हम बनाएं। सना, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी। वज़ीर ख़जाना साहब ने तो बहुत रोज़ी पिक्चर दिखाई है। उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर हमने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, हम सही डायरेक्शन में हैं। अगर कुछ चैलेंजेस जो एक्सटर्नल इंटरनल है वो ना होते तो हम तो अपने काफ़ी टारगेट्स अचीव भी कर लेते। जो दावे कर रहे हैं माशी कारकर्दगी में बेहतरी के, क्या ये सही है आपके मुताबिक? जी, बहुत शुक्रिया अलीना, सबसे पहले तो दावत देने के लिए। बिल्कुल देखें, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, इस चीज़ को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि जो पिछला साल गुज़रा है, उसमें चैलेंजेस जो हैं सिर्फ़ हमारे कह लें डोमेस्टिक फ्रंट पे नहीं, जियोपॉलिटिक्स हमने देखा है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर उसका रहा है और उसके साथ बाकी दीगर चैलेंजेस भी रहे हैं। और अगर ये ना होते तो उस वक़्त तक हमने देखा साल शुरू होता है और जो डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो काफ़ी इन लाइन थे विद आवर एक्सपेक्टेशन। जिस तरह हम जीडी की भी बात कर रहे हैं, अगर 3.7 पे हमने पूरा साल रिकॉर्ड किया है, यही पहले 2 क्वार्टर्स में 3.8, 3.9% तक भी गई है। और इसी के अलावा इन्फ्लेशन जो एक कंसर्न रहता है, उसका भी हमने देखा नंबर जो है फर्स्ट हाफ देख लें या इवन अभी भी देख लें, पूरा साल सिंगल डिजिट पे ही हम क्लोज कर रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं, आखिर में जाके हमने देखा है $135 का जो है अरब लाइट भी एज हाई एज गया है। इन सब चीज़ों के बावजूद इन्फ्लेशन नंबर भी जो है हमारे सिंगल डिजिट में रहे हैं और साथ ही में फिस्कल डेफिसिट, आई थिंक यहाँ ज़रूर इस चीज़ को मेंशन करना चाहिए। फर्स्ट हाफ में तो हमने सरप्लस भी जो है पोस्ट किया था और अब जो 9 महीने का नंबर है वो भी तकरीबन 850 बिलियन के करीब है। सो वहाँ ये बात भी जो है डेफिनेटली वर्थ मेंशनिंग है। एंड बाकी इंडिकेटर्स भी हमारे सामने हैं जिसमें आपका आ जाता है, जिस तरह पॉलिसी रेट की भी बात करते हैं। आई थिंक वो एक चीज़ है जिस पे यही बात की जाती है कि कहाँ एक पॉइंट था कि हम पिछले साल तक जो है डबल डिजिट्स थोड़े से हाई टीन्स की तरफ थे और ठीक है। वो हमने ग्रेजुअल रिडक्शन भी देखी थी। सो सारी चीज़ें जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की तरफ थी। फिर आता है इस साल आपका सैलाब भी हमने देखा अनफॉर्चुनेटली, और फिर उसके बाद जो 28 फेब के बाद जो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे सिचुएशन हुई है, उस सब के बाद आई थिंक जो इकोनॉमी है उसने डेफिनेटली रेजिलियंस दिखाई तो है। और कुछ जो मेजर्स हमारे फिस्कल फ्रंट पे लिए जा रहे हैं और फिर मॉनेटरी साइड पे भी, अगर ये मेजर्स प्रूडेंट तरीके से ना लिए जाते, शायद ये नंबर्स जो हमारे सामने अभी तक आ रहे हैं ये भी ना होते और सिचुएशन वर्सन हो सकती थी। सो आई थिंक नंबर्स के हद तक जितना हम देखें तो इकोनॉमी ने काफ़ी बेहतर
परफॉर्म किए जितना इसमें Why do I feel Los कि Angeles there's a लेकिन कमिंग? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एक बट और लेकिन है? क्योंकि आप जब बात करती हैं तो कीवर्ड है दादोशुमार की हद तक या नंबर्स की हद तक। माशी कारकर्दगी अगर इतनी अच्छी है तो फिर आवाम की ज़िंदगियों पर इसका असर क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा? अच्छा, जो ये वर्ड लेकिन है वो स्पेशली इसलिए क्योंकि चैलेंजेस तो अपनी जगह हैं। हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि ये अभी जो चैलेंजेस हैं वो ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं है। अभी भी जियोपॉलिटिक्स पे अभी भी जो है एक क्लैरिटी नहीं है। अभी भी नहीं पता सिचुएशन जिस तरह की ऑयल प्राइसेस चल रही हैं, इतनी वॉलेटाइल। आज एक ट्वीट होती है तो आपकी प्राइसेस आपके सामने हैं। जी। एक ट्वीट होती है तो नीचे भी आ जाती हैं। इस अनसर्टेनिटी में रहते हुए गोइंग फॉरवर्ड कि आपकी इकोनॉमिक डायरेक्शन जो है वो क्या होती है। एंड एक और चीज़ डेफिनेटली कुछ इंडिकेटर्स जिस तरह आप कहते हैं ना कि रेवेन्यू टारगेट की हम बात जिस तरह करते हैं, है तो उसमें अभी भी शॉर्टफॉल। तो ये जो चीज़ है इसको भी हम इसमें आँख बंद करके नहीं बैठ सकते। यहाँ पे शॉर्टफॉल है, उसको भी हमें ऑफ कोर्स एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसके लिए गवर्नमेंट डेफिनेटली मेजर्स ले रही है और ले भी रही होगी और बजट में हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कोई। अब ये अहम बात की आपने। अमार ये पूछना चाह रहे हैं कि ठीक है, अभी एक्सटर्नल चैलेंजेस की और जंग की बात हो रही थी, बहुत बड़ा फैक्टर है, यकीनन उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत बुनियादी चेंजेस स्ट्रक्चरल इकोनॉमी में हमारी ज़रूरत थी। हुकूमत ने इससे मुतालिक बड़े बड़े दावे भी किए। क्या आपके ख़्याल में आज अपने 5वें बजट में अगर हुकूमत ये कहती है कि माशी कारकर्दगी बेहतर है तो वो दुरुस्त कह रही है? नहीं, माशी कारकर्दगी मेरे हिसाब से ऐसे ही है जो कि आज से 3, 4 या 5 साल पहले थी। ग्रोथ रेट हमारी उसी रेट पर है, लेवल पर है जो कि 4-5 साल पहले थी। यस, वी आर स्लाइटली मोर स्टेबल। एफएक्स की वजह से करंट अकाउंट सरप्लस है, फिस्कल थोड़ा बेहतर है। मगर अगर 5वां बजट भी वैसा ही है जो कि दूसरा या तीसरा बजट था, सो आई डू नॉट सी कि बहुत कोई सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट कहाँ पर आई है। एक्सपेंडिचर्स पे देयर इज नो कंट्रोल, एनएफसी इज स्टिल स्टक। टैक्स टू जीडीपी रेशो हमारे उसी लेवल पर है, मेरा 1-2% ऊपर नीचे हुआ होगा। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी को 12-13% पे है जो कि पिछले 50 साल से अटका हुआ है। सो वी डू नॉट सी एनी इम्प्रूवमेंट। यस, इट्स स्टेबल, नो वंस डाइंग एट दिस पॉइंट बट नो वंस थ्राइविंग आइदर। खुरम, अब मैं आपको यहाँ पर शामिल करना चाहूँगी। ये बताएं, अगर आप बेहतर कहते हैं तो 5 साल के अंदर अमूमी तौर पर ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, जब भी ये हुकूमत आई उसके बाद भी, कि तसलसल हो या तसलसल की कमी की वजह से इकॉनमी को हम सही डायरेक्शन नहीं दे पाते और उसके रिजल्ट्स नहीं आ पाते। अब जब हम देख रहे हैं तवातुर से 5 साल, 5वां बजट, इस हुकूमत का तीसरा बजट, क्यों नहीं वो रिजल्ट्स आ रहे या क्यों इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, क्यों हम स्टेबिलिटी में ही स्टक हैं? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, आप जो कह रही हैं कि रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे, आई डोंट नो उससे क्या मुराद है रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो आपका जो मालियाती खसारा है, आई थिंक फिस्कल डेफिसिट की मैं बात कर रहा हूं, कि टैक्सेस का और खर्चों का जो फर्क है, ये अलीना 8% था, जो कि ऑल टाइम ऑलमोस्ट हाई था। 8% ऑफ जीडीपी, यानी कि इतने आपके खसारा, इतना बड़ा खसारा था कि उसको कंट्रोल करने के लिए आपको दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ा। आज वो खसारा आपका 0.7% है, यानी कि 1% भी नहीं है, और आप एक प्रोग्राम में चल रहे हैं और आप कंप्लाई भी कर रहे हैं, स्टेबिलिटी भी अचीव की है, ग्रोथ ट्रैक पे भी चढ़ गए, प्राइवेटाइजेशन भी किया आपने, एनर्जी रिफॉर्म भी आप कर रहे हैं। हमारे बैठे हैं, आपको और बेहतर बता सकते हैं। साथ में जो है आपके यहाँ पेंशन के रिफॉर्म्स भी हुए, टैक्स की तरफ आप जा रहे हैं, रिफॉर्म्स की तरफ। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही आप किस चीज की बात कर रही हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है या कुछ अहदाफ हासिल नहीं किया। मैंने स्टेबिलिटी की बात नहीं, मैंने कहा स्टेबिलिटी है। अभी अमार के ही अल्फाज थे कि इम्प्रूवमेंट, बेहतरी नहीं आई है। मतलब मैं ये तो मैं नंबर से बात करता हूँ ना, जरा नंबर से मेरे साथ डिस्कशन हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। अब अमार फील फ्री टू इंटरजेक्ट अगर आप चाहें तो। मुझे कंप्लीट अगर कर लेने दें अलीना। चलें, ठीक है, आप कर लें। से मैं अगर 1% पे आया हूँ या 1% से भी नीचे आ गया हूँ, तो ये बहुत बड़ी चीज है। फिस्कल साइड पे ये कभी अचीव नहीं हुई। ठीक है। अगर मैं 2022 में $17 बिलियन का करंट अकाउंट कर रहा था, आज $120, $130 ऑयल जाने के बावजूद मैं करंट अकाउंट डेफिसिट मेरा सिर्फ $250 मिलियन ना होने के बराबर है। आज इन्फ्लेशन की शरह मेरे पास 6.7% है, सिंगल डिजिट्स में है, जो कि 30% बढ़ रही थी 23 में, 24 में, उससे पहले भी शुरू हो गई थी। तो आप मुझे बताएं कि स्टेबिलिटी तो बेसिक हाइजीन है, तो स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ लाना, देखिए हमारा एक बड़ा अनयूजुअल मॉडल रहा है, बड़ा इनफैक्ट कन्वेंशनल मॉडल रहा है कि हमने डेट लिया और डेट को स्पेंड किया, कर्जे चढ़ा दिए,
खर्चे अपने कम नहीं किए, रिफॉर्म्स नहीं किए, ग्रोथ ले आए 1-2 साल के लिए और धड़म से गिर गए अगले साल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उठा के नंबर्स देख लें, मेरे कोलीग सारे आपको बताएंगे कि ये होता रहा है हमारे यहाँ। आज अगर ये चाहते हैं कि जी ये स्टेबिलिटी ना रहे, देखिए 2 साल का पीरियड बड़ा पेनफुल रहा है। एक आम आदमी ने बहुत पेन सहा है 2-3 सालों में पिछले, जब से ये स्टेबिलिटी का मसला स्टेबिलिटी का जो है ना प्रोसेस शुरू हुआ है। तो स्टेबिलिटी तो बेसिक हाइजीन है, ये तो रहनी चाहिए। हम स्टेबिलिटी को आई डोंट नो क्यों इतना जो है वो उसको जो है आई थिंक द आर्गुमेंट अम्मार वाज मेकिंग इज कि उसके उस स्टेबिलिटी के बाद आपने ऐसी क्या रिफॉर्म्स की हैं या क्या ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली की है जिससे कहें कि अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ना, जो आप दावा कर रहे हैं। बिल्कुल सही की आपने बात। देखिए अलीना, फर्क पता क्या होता है, रिफॉर्म्स जो है ना ये रिहेबिलिटेशन होती है। एक मरीज जब आईसीयू से निकलता है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई बड़ा जख्म लगे तो अगले दिन आप खड़े हो जाए कि जी जबरदस्त बिल्कुल ठीक हो गया। जख्म खाने में शायद कुछ सेकंड्स लगते हैं और जख्म भरने में महीनों लग जाते हैं। तो यही तरीका होता है कि जब आप स्टेबिलिटी का प्रोसेस चल रहा होता है तो उस प्रोसेस को चलने रहना चाहिए, रादर देन ये कि फिर आप कहें कि जी वापस मैं उसी पे जाता हूँ और खुला जो है लिक्विडिटी छोड़ता हूं। इकदामात तो गिनवा देना कोई उसके लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। जी मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, आपने प्राइवेटाइजेशन का अमल देखा होगा कि शुरू हुआ और उसमें एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन हुई जो 40 साल से नहीं हो रही थी, पिछले कई सालों से नहीं हो रही थी। उसमें पीआईएस सर फहरिस्त है, आपको पता है, आपके सामने हुआ, किस तरह से हुआ, क्या उसकी बोली लगी, किस तरह इन्वेस्टर आया उसमें, किस तरह से उसके 50 अरब का खसारा कम हुआ। अब टैक्सेस भी आएंगे और खसारा भी उसका जो है वो 50 अरब रुपया कम हो गया। फर्स्ट वुमेन बैंक की है, अब डिस्कोस करने जा रहे हैं। डिस्को 5 आ रही हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बड़ी हैवी लॉसेस मेकिंग कंपनीज हैं। इनको रिस्ट्रक्चर भी कर रहे हैं, इनको प्राइवेटाइजेशन के लिए जो है वो सरमायाकारों को दावतनामे जा चुके हैं। वो मतलब प्रोसेस अभी आपको इस साल में होती हुई नजर आएंगी। उसके बाद पेंशन को कंट्रीब्यूशन पे ले गए। अब जो भी 24,000 प्लस बंदा गवर्नमेंट में आया है काम करने के लिए, वो इस पर कंट्रीब्यूशन पे है। फिर डेट के रिफॉर्म्स किए हैं, कर्जों को मैं आपको बताऊं 4.9 ट्रिलियन रुपया जो है ना वो वक्त से पहले वापस किया है और लॉन्ग टर्म पे लेके गए हैं। तो अभी आपने पांडा बॉन्ड का सुना होगा 2.5% पे, कभी 2.5% पे डॉलर रेट में कभी पाकिस्तान का पैसा रेज नहीं हुआ, इतना इन्वेस्टर्स ने पैसा नहीं दिया 2.5% पे। उसके अलावा राइट साइजिंग की मैं बात करता हूँ, यूटिलिटी स्टोर तो आपने सुना होगा अलीना बड़े अच्छी तरह से कि क्या करप्शन होती थी, कितने बड़े लॉसेस थे, उसको बंद कर दिया है। पास्को इसी तरह से जो कमोडिटी में डील करता आया है गवर्नमेंट की अपनी कंपनी, उसको बंद कर दिया है। पीडब्ल्यूडी को बंद कर दिया है, कुछ मिनिस्ट्रीज को मर्ज कर दिया है। ये प्रोसेस चल रहा है, ऑन गोइंग है, लेकिन ये कोई पुल या कोई ब्रिज या रोड नहीं है कि एकदम से आपको सामने नजर आएगा। इसका वक्त लगता है या आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन रिफॉर्म प्रोसेस शुरू हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ भी साथ में रखना, स्टेबिलिटी भी रखना, रिफॉर्म प्रोसेस चलाना ये आसान नहीं है। अच्छा, 2-4 मेरे इससे फॉलो अप क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन आपने जो चीज़ें गिनवाई, खाकान नजीब साहब के पास पहले लेके चलते हैं। नजीब साहब, आर यू सैटिस्फाइड? क्या आपके ख्याल में जो मईशत या कारकर्दगी में बेहतरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है वो दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से? Alina, let's start on a lighter note. अगर आप इस सर्वे को पढ़ें तो आपके ख्याल में ये जो वर्ड स्टेबिलिटी है, ये सर्वे में 360 पेजेस में कितनी दफा इस्तेमाल हुआ होगा? What would be your best guess? I don't know. I think maybe 100 times, maybe more. Absolutely, 102 दफा यूज हुआ है। Very well done. ठीक। अच्छा। ये बिल्कुल क्लियर रहे इस चीज पे कि मुल्क जब भी कोई आईएमएफ के एंगेजमेंट में जाता है, एक तो आईएमएफ प्रोग्राम नहीं कहना चाहिए, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है। एक एक लफ्ज निगोशिएट होता है। पाकिस्तान अथॉरिटीज या श्रीलंकन अथॉरिटीज, मैं उनकी कंट्रीज के नाम ले रहा हूं जिनके साथ मैं काम करता हूं, या इजिप्ट या अर्जेंटीना, एक एक लफ्ज निगोशिएट करती हैं, उसकी ओनरशिप लेती हैं। 102 दफा इस सर्वे में वर्ड यूज हुआ है स्टेबिलिटी का। वेल डन अलीना। अब जो मुल्क ऑपरेशन थिएटर में आना चाहता है आईसीयू से निकल के, बिकॉज आईएमएफ इज अ डॉक्टर ऑफ द आईसीयू, वो क्या करता है, वो अपनी एक स्ट्रेट जैकेट अप्रोच लेकर जाता है। वो डॉक्टर क्या करता है, विद अ वेरी हैवी बाउट ऑफ टैक्सेशन आपने मालियाती खसारे को संभाल लिया है। ये एब्सोल्युटली सही बात है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 54% मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्सेशन है। अलीना इज माई स्टार जीओ कंपेयर। अगर मैं आप पे 35% हायर टैक्स ले रहा हूं और उसके ऊपर 10% टैक्स ले रहा हूं, 38.15%। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लोग क्या फील कर रहे हैं और स्टेबिलिटी कहां है। स्टेबिलिटी ये है कि हमने हायर टैक्सेशन से
नॉट विद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। हमने संभाल लिया है अपने मालियाती खसारे को, एब्सोल्युटली करेक्ट। हमने अपने बैरूनी खसारे को संभालने के लिए अपने पहले रेट को 22% किया, पॉलिसी रेट को। जैसे जैसे बेस इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, आपको पता है कि पिछले 4 साल में आपने कितनी इन्फ्लेशन सही है? 78%। द क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन ऑफ Pakistan has been 78%. That's why when I as an economist say कि बहुत स्टेबिलिटी है, यू से कि यार मैं तो जाती हूँ तो मुझे तो बड़ी महंगाई लगती है। Exactly, आपका 100 रुपया आज 56 रुपए रह गया है 4 साल बाद। सो आपको तकलीफ है। आई होप कि जियो ने आपकी सैलरी कई गुना कर दी हो तो आपको ये तकलीफ ना हुई हो, बट चूंकि ऐसा नहीं हुआ तो द एवरेज फोक फील्स दैट। अच्छा, इसी तरह ग्रोथ ओवर द लास्ट 4 years, पाकिस्तान ग्रोथ is 2.25% on the average। मतलब अगर मैं पूरा एवरेज कर, इसका मतलब है कि हमने जो टोटल जॉब्स ऑन द एवरेज हर साल निकाली है वो 1 मिलियन से 1.5 मिलियन है। 2.5 मिलियन एंट्रेंट है। सो अनएम्प्लॉयमेंट आज खुद बताया अथॉरिटीज ने 6.3 से 7.1 पे चली गई है। दिस इज ग्राउंड रियलिटी। अब चूंकि एक बहुत हैवी डोज ऑफ टैक्सेशन करना पड़ी विद द फंड, मैं इस पे भी आऊंगा कि क्या ये सही है या गलत है। आई हैव अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट। तो आपकी इन्वेस्टेबिलिटी यानी कि जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है 2018 में 17% था, आज 14% है, पिछले साल भी 14% था। टैक्स टू जीडीपी बेहतर हुआ है, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। 10.3% पे आप पिछले साल चले गए थे, मेरा ख्याल है 0.5 to 0.7% बेहतर हुआ, बिकॉज सच अ हेवी डोज ऑफ टैक्सेशन आ रही थी। ये भी याद रखिए कि इस साल वो टैक्स टू जीडीपी एफपीआर का मेरे ख्याल में 10.2 हो जाएगा। सो यू विल रिवर्स पार्ट ऑफ द गेन दैट यू गेन्ड। अच्छा, ये सब बिल्कुल चीजें ठीक हो रही थी। और आपका जो एफटीआई है वो भी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 31% इस साल डाउन है। उसमें जो अनासिर 3 बाहर के बताए गए हैं, मैं उनको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, देयर इज एक टैरिफ का इफेक्ट है, उनको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ऐसा हुआ। एक्सपोर्ट चूंकि राइस और चूंकि आपकी जो वन टाइम शुगर थी वो नहीं गई तो 1.5 बिलियन वहां से कम हुई, बट 2 से 4 या 5% कोई बढ़ना जो है, जबकि टारगेट 2028-30 में है अलीना $60 अरब का, हम ये साल 30-32 अरब डॉलर पे खत्म करेंगे। सो जस्ट इमेजिन कि एक इंक्रीमेंटल जो इवन बेहतरी है वो हमें वहां कहीं नहीं ले जाएगी जो हम करना चाहते हैं। द प्रॉब्लम हियर इज नॉट कि 54,000 जॉब्स नहीं गई, यूटिलिटी स्टोर, दीज आर ऑल राइट थिंग्स एंड kudos to the government. The problem is the kind of work that needs to be done is very different from what we are doing. And lastly, चूंकि कल बजट है, and मैं आपको गुजारिश ये करता हूं कि पाकिस्तान should see the best expenditure reform tomorrow. And if you want, I can explain what that. I will come to it later. And एक आखिरी बात on the taxation side. हमेशा याद रखिए, देखो I've been part of the government, so I understand. Of course. With the advance, withholding and personal income tax and manufacturing पे जो taxes है, इनको जब मैं मिलाऊं, मैं नंबर नहीं दूंगा, a large part of this taxation comes very automatically. The rest, the compliance and the enforcement is the real bit. ये भी बिल्कुल बात सही है कि हम 10 साल से ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। हमने सिगरेट पे एक मोहर लगाई कि हम इसको टैग कर लें, हमने टबैको वाले को लाने की कोशिश की, हमने डिजिटलाइजेशन की कोशिश की। Every government has wanted to do this because this is the way to go. The point is कि how heavily do you do it so that the people feel. Unfortunately, बात यह है कि मौका बहुत अच्छा है, ये बजट कल इतना जबरदस्त आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? इसलिए कि 10 मई करके आ रहे हैं, मैक्रो स्टेबलाइजेशन IMF की छतरी के अंडर कर ली गई है, मनोअन फॉलो किया गया। मेरा अपना जाती ये है कि इन्वेस्टेबिलिटी खराब हुई है पाकिस्तान की विद द काइंड ऑफ टैक्सेशन दैट वाज अनलीश्ड। सो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म शुड हैव बीन part and parcel of the fund program, which the fund also has not been able to do in Pakistan. इसी तरह रियर इस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 105 पे है। I see no justification to hold the rupee at 278 because जब भी हमने ये किया, मैं आपको एक एग्जैक्ट नंबर देता हूं, 13% पे थी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टू जीडीपी, हमने रुपी को होल्ड करना शुरू किया, वो 8% पे आ गई, आज भी 8% पे है। सो देयर आर वेरी ऑब्वियस थिंग्स एंड वेरी डीप थिंग्स दैट कैन बी डन विद द इकोनॉमी, एंड इन अ एंड हैविंग सेड दैट,
the authorities, given the kind of paraphernalia that exists to provide all this, ठीक है। have done their best. खाकान साहब, बड़ी अच्छी तरीके से आपने सब चीज़ें समराइज कर दी, लेकिन बहुत सारी इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको खोलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। खुर्रम साहब, आपको थोड़े ज़्यादा इंटरजेक्ट करने का हम कहेंगे, क्योंकि आप ऑब्वियसली हुकूमत का मौक़िफ़ वजाहत भी कर रहे हैं उसकी और सबके सवालात के जवाब भी दे रहे हैं। ये बताइएगा, टैक्सेस से शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर्स की हद तक, यहाँ रिपोर्ट्स की हद तक तो हुकूमत दावा करती है कि स्टेबिलिटी आ भी गई, लेकिन ये जो बर्डन है जो हम देखते हैं वही पुराना फॉर्मूला कि सैलरी क्लास के ऊपर ढेर सारे टैक्सेस लगा के एक जगह से ढेर सारे टैक्सेस इकट्ठे करके, इनडायरेक्ट टैक्सेस से इकट्ठे करके कर लो। क्यों अभी भी वो रिफॉर्म्स नहीं हुई टैक्सेशन के अंदर जिनकी तवक्को की गई थी, जिनके दावे किए गए थे? जैसे अभी ताजिरों के लिए लाया गया एक फॉर्मूला, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखें, मैं आपको बताता हूँ। देखें, पहले तो एक बात बिल्कुल मुनासिब है कि टैक्सेशन जो है पाकिस्तान में हाई रही है, और टैक्सेशन 3 बड़ी प्रॉब्लम्स में टैक्सेशन एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। और उसके अंदर पहली जो चीज़ है, आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट्स जो शरह सूद है वो बहुत ज़्यादा थी, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और आपको पता है स्टेबिलिटी का पीरियड आसान नहीं होता। हम शायद ये समझते हैं कि स्टेबिलिटी के पीरियड में जो है ना वो बहुत बेहतरी हो जाती है और सारे रिफॉर्म्स हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा हमें देखना है कि कहीं पे भी कोई चीज़ स्टेबलाइज होती है तो वो स्टेबलाइजेशन का पीरियड होता है, वो इतना आसान नहीं होता। उसके दरमियान रिफॉर्म शुरू करना एक बड़ी चीज होती है, और वो शुरू हुए हैं। मैंने आपको पहले ही अपने जो पहला वाला पोर्शन था उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया भी है, और भी बता सकता हूँ। तो देखें, पहली बात ये कि टैक्सेस, एनर्जी कॉस्ट और शरह सूद, ये 3 ऐसी बड़ी जो है वो एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से एक कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी सरमायाकार, और फिर ओवरऑल स्टेबिलिटी, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक एंड एवरीथिंग। तो ये जो 3 चीजें हैं, इसमें एक चीज पे बड़ा अच्छा काम हुआ। आपने देखा कि शरह सूद जो है वो आधी हो गई, उसकी वजह से आपके यहाँ प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफटेक होना शुरू हुई। और तकरीबन मैं अभी आपके प्रोग्राम में शेयर करता हूँ, ये सर्वे में भी नंबर है, तकरीबन कोई 1 ट्रिलियन रुपए का प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफटेक जो है वो हुआ है इस साल में, जो कि तकरीबन रफली 22% ऊपर है पिछले साल के मुकाबले में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर आपका अब एक्सपैंड करना शुरू हुआ है, इन्वेस्ट करना शुरू हुआ है, और ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंस जो है कन्वर्ट हो रहा है आप ग्रोथ और एक्सपेंशन में। दूसरी बात ये है कि एक और इंडिकेटर ये है कि आप देखें कि जो कंपनियां हैं वो नया पैसा रेस करने जा रही हैं स्टॉक मार्केट में। 11 आईपीओज हुए नए, ये 20 साल बाद किसी एक साल में इतने ज्यादा आईपीओज हुए हैं। 17-18 अरब रुपया वहां से रेज हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेटर बहुत बड़ा है कि जी कंपनियां जो है अब ये देख रही हैं कि आगे एक्सपेंशन की जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि स्टेबिलिटी आई है तो ग्रोथ जो है अब आना शुरू होगी। तीसरा बड़ा इंडिकेटर है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी सनतें होती हैं, इसमें 6.5% की ग्रोथ है अलीना। और ये ऐसी तो नहीं आ जाती ना ग्रोथ, इसमें कोई ना कोई स्टेबिलिटी, कोई ना कोई रिफॉर्म्स, कोई ना कोई चीज शुरू होती है, कोई ना कोई कॉन्फिडेंस होता है, तब ये जो है ग्रोथ आना शुरू होती है। और उसमें 22 आउट ऑफ 22 16 सेक्टर्स में ग्रोथ है पॉजिटिव। और उसके अंदर मैं एक और चीज बताऊं, ये 4 साल का हाई है। तीसरी चीज ये है कि आपके यहाँ जो रिटेलर स्कीम है, टैक्स की रिफॉर्म की अब बात कर लेते हैं। टैक्स की रिफॉर्म्स के अंदर रिटेलर स्कीम देखें, कोई छोटी स्कीम नहीं है, इसमें बहुत मेहनत हुई है, 2 महीना इस पे लगा है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये बड़ी नई स्कीम है और इससे पहले कोई स्कीमें नहीं आई। देखिए, पुरानी स्कीम्स पे या पुराने अपने डिसीजंस पे जो है वो सीख कर बेहतर चीज करना, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर उसका रिजल्ट्स का वेट करना। तो स्कीम का भी मैं आपको बता देता हूँ कि जी आप जो है 1% पूरे साल के टर्नओवर पे 1% टैक्स दें, और कोई ऑडिट से एग्जेम्पशन नहीं है, लेकिन तंग नहीं किया जाएगा। और स्कीम का बेसिक मकसद है, 3 बड़े प्रिंसिपल्स हैं लीना। नंबर 1 इज ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करना, कि भाई आप आए टैक्स दें, टैक्स नेट में आए, डॉक्यूमेंट हो, तो डॉक्यूमेंटेशन का दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल है ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस। आपने बिल्कुल सही बात की कि हम सैलरीड पे टैक्सेस लगाते आइए, जो भी गवर्नमेंट हो, वो सैलरीड क्लास या जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, जो कंप्लायंट टैक्स पेयर है, उसी पे जो है टैक्सेस लगाते आइए। तो अब इस मर्तबा ये हो रहा है कि जो रिटेलर्स हैं, जो 20% बनते हैं पूरी इकोनॉमी का, रिटेलर, होलसेल एंड ट्रेड 20% इकोनॉमी का, और 1% से भी कम उनका टैक्स है। तो उस पर ये कोशिश की गई है कि 35 लाख से स्टार्ट हो रहा है, तकरीबन 30-35 लाख वो रिटेलर्स जो टियर 2 टियर 3 में आते हैं, उनको एक आसान जो है गोशवारा दिया गया। और आपके जियो ने बड़ा अच्छे प्रोग्राम्स भी किए उस पर कि उनको आसान गोशवारा दिया जाए, टैक्स नेट में आने दिया जाए, उसके बाद जो है इंसेंटिवाइज किया जाए। देखिए, ये जो प्रिंसिपल है ना, यही हमें करना है। ट्रस्ट डेफिसिट हमारा अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की है। इसके ऊपर एतराजात भी आते हैं।
एतराज़ात भी साथ साथ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट स्कीम है, इसके बाद कुछ होगा नहीं। देखिए, ये ऐसा होगा कि इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे और अच्छी बात है, डिबेट होती है, उससे चीजें इनकॉर्पोरेट करके बेहतर की जाएंगी। लेकिन शुरुआत तो होने देना, चलने तो दें आगे। 1.25 करोड़ जो है वो आपके पास रिटेलर है टोटल। ये मैं बात नहीं कर रहा, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे थे चेयरमैन जो रिटेलर एसोसिएशन के, उन्होंने बताया 1.25 करोड़ है, हम सब ज्यादा से ज्यादा लेकर आएंगे उनको। उन्होंने कमिटमेंट किया। आपने कभी देखा पहले कि रिटेलर? सर वो तो खुश होंगे ही ना, आपने उनको एसेंशियली ऐसा कह दिया है कि ऑडिट से उनको मुस्तस्ना है, 25,000 रुपए वो टैक्स देंगे, तो रिटेलर्स खुश नहीं होंगे तो और क्या होंगे? ऐसा नहीं है ना लीना। देखिए, अगर आप यही बोलती रहेंगी कि जी वो खुश हो गए इसलिए अच्छा, देखिए, मैं कंसिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। आप भी तो, आपके साथ भी कुछ चीज बात करें कि एज टैक्स पेयर कि जी हम यही बात करते हैं ना कि सैलरी क्लास पे टैक्स ना हो, कॉर्पोरेट सेक्टर पे टैक्स ना हो, तो ब्रॉडनिंग तो होने देना। ये एक शुरुआत तो है, ठीक है, आगे तो बढ़ने दें। मुझे एग्रीकल्चर टैक्स सूबों का जो हिस्सा है, हाँ। वो सूबे जो है अपना हिस्सा पूरा करें। एग्रीकल्चर टैक्स भी 24% ऑफ द जीडीपी है, 24% हिस्सा है उसका जीडीपी में, वहां से टैक्स आना चाहिए। फिर सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज आना चाहिए, प्रॉपर्टी पे टैक्स पे आना चाहिए, ताकि ब्रॉडनिंग हो और हम सब पे। ठीक है, रेवेन्यू की बात कर ली हमने, एक्सपेंडिचर की भी बात करनी है, और आपने जो नुक्ते उठाए ना इसके ऊपर मैं चाहती हूँ बाकी जो एनालिस्ट बैठे इंडिपेंडेंट उनसे भी जरा कर लें। एक छोटी सी हमने बिल्कुल वक्फा ले रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं, हुकूमत दावा कर रही है कि मईशत में बेहतरी आई है। इस दावे के ऊपर इख्तलाफात भी हैं। हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं जो कह रहे हैं बिल्कुल दावा दुरुस्त है, स्टेबिलिटी के पीरियड में रिफॉर्म्स भी साथ साथ हो रहे हैं, ये कोई छोटी फीट नहीं है। अमार, आप ब्रेक पे जाने से पहले ये इजहार कर चुके हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही वो जो एक्चुअली करना चाहिए। आपने भी बड़ी डिटेल में खुर्रम की सारी बातें सुनी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो खुर्रम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्कीम मुझे भी दे दें, ठीक है, सना को भी दे दें, खाका सबको दे दें। आप रिटेलर बन जाए, आ जाए, टैक्स पे करने वाले रिटेलर बन जाए, आ जाए। सर मैं बता रहा हूँ ना, नहीं, this is actually a good point. इससे वो ये रहा है, so I think this is how we are disincentivizing any formalization in the economy. हम कहते ये हैं कि जी we want industrialization, but whenever there is an industry we tax it उसको 40-45% पे। तो वो क्या करते हैं लोग पे छोटे छोटे बिजनेस, तो हम बिजनेस को स्केल अप ही नहीं करने दे रहे, क्योंकि हमने इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया है कि जैसे इसमें भी जो है एक लिमिट है महीने की या साल की। अब होगा क्या, जो बड़ा रिटेलर भी होगा ना वो छोटे छोटे बिजनेस और खोल लेगा जस्ट टू गेट इन दिस। तो हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वी डू नॉट वांट एनी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिंपल सी बात है, अगर हम उसकी बात करते हैं, मेरे खुर्रम इज अ वेरी गुड फ्रेंड एंड लाइक एन एल्डर ब्रदर। मैं छोटी सी इसमें बात करूंगा कि जो टैक्स रेट है, टैक्स की हम बात करते हैं, इफेक्टिव टैक्स रेट कॉर्पोरेट का जो है अभी 40% से ऊपर है। At this tax rate, it's impossible to do any kind of investment. So अगर आप मुझसे ये बोलेंगे कि यार what is one reform, one metric which tells me कि यार the country is growing, I will say there are two things. One is investment to GDP, कि जी domestic investment कितनी बढ़ रही है in productive capacity, not in real estate, in productive capacity, जिसमें आपकी production बढ़ रही हो. That is barely any. And secondly, what is the corporate tax rate? Are we incentivizing more businesses to come in the economy? इन द लार्जर इकोनॉमी। तो इसमें अगर पिछले 5 साल में आप देखें, नो, जो खुर्रम ने बात करी आईपीओ, जो आधे आईपीओ थे उसमें मैं खुद वन पॉइंट और दी अदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। दोज वर बिजनेसेस जो काफी अरसे से चल रहे थे, फाइनली बिकॉज मार्केट थोड़ी एक बेहतर पॉइंट पे पहुंची, वी वर एबल टू एग्जिट। सो यस, वी आर एट अ पॉइंट वेयर वी आर स्टेबल, बट देयर इज नो, जिसे कहते हैं ना, नो साइन ऑफ ग्रोथ एनीवेयर। और ग्रोथ किस तरह हमारी, अभी हम ग्रोथ आ रही है, अभी भी जो है लेटेस्ट नंबर, आई डोंट नो आज के नंबर्स क्या हैं, 100% ऑफ आवर जीडीपी इज स्टिल कंजम्पशन। आज से 5 साल पहले इट वाज 95%। सो ऐसा नहीं हुआ है कि कंजम्पशन का नंबर कहीं से कम हुआ है। टिल द टाइम कंजम्पशन का नंबर कम करके हम इन्वेस्टमेंट के नंबर पे जाएंगे, नॉट मच कैन हैपन। यस, पावर में रिफॉर्म हो रहे हैं, मैं खुद डायरेक्टली बहुत सारी जो इन्वॉल्व हूं, प्राइवेटाइजेशन, ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, बट मे बी दिस इज स्टिल नॉट इनफ, मच मोर नीड्स टू बी डन। एंड अगर 5 साल में नहीं हुआ, सो व्हाट इज दैट स्वीट स्पॉट जिसमें हम कहते हैं कि स्टेबलाइजेशन खत्म हो जाएगी, फाइनली वी विल बी ऑन अ ग्रोथ पाथ। There have been East Asian crisis, दुनिया भर के ममालिक क्राइसिस में जाते हैं, 3 से 4 साल लगते हैं, बट 5, 6, 7, 8, 10, where do we draw the line where we say कि okay यार, now stabilization is over, now we should actually be accountable for growth? That is my essentially question to everyone. खुर्रम, आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, बट मुख्तसर थोड़ा पे हम सना का पॉइंट भी लेते हैं। ये आखिरी जो सवाल है ना, ये आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं क्विकली हमारे का बिल्कुल जवाब देता हूँ। हमारे ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया
मैंने देखे पहले कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बिल्कुल एक्सेप्ट किया, और मैं खुद प्राइवेट सेक्टर से हूँ, मैं बिल्कुल इन चीजों को समझ सकता हूँ कि टैक्सेशन बहुत हाई है हमारे यहाँ और उसको नीचे करने की कोशिश की जाएगी और की जा रही है। दूसरी बात ये है कि और देखिए, मैंने जैसे ब्रॉडनिंग की पहले बात की, ये एक कड़ी है, एक इनिशिएटिव है रिटेल वाला, बिल्कुल ये परफेक्ट नहीं हो सकती, और ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आगे जाते हुए इससे बहुत सारी बेहतरी और हो। तो इसे प्लीज ये ना समझें कि ये कोई अच्छा कोई प्रपोजल आता है या अच्छी कोई इनपुट आती है तो उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाएगा, ये किया जाएगा। दूसरी बात ये कि पेस ऑफ रिफॉर्म से बिल्कुल सही बात है कि पेस ऑफ रिफॉर्म से डिबेट हो सकती है कि पेस ऑफ रिफॉर्म जो है बढ़ाने की जरूरत है, बिल्कुल ये बढ़ाने की जरूरत है। स्लो हो सकते हैं, आपको पता है कि इकोनॉमी में जब स्टेबिलिटी चल रही हो या स्टेबिलिटी हो, उसके बाद ग्रोथ की कोशिश की जा रही हो, तो साथ साथ रिफॉर्म्स के प्रोसेस में उतार चढ़ाव आ सकता है। इसमें बिल्कुल कोशिश की जाएगी कि रिफॉर्म्स को तेज किया जाए, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो राइट साइजिंग हो, चाहे वो एनर्जी रिफॉर्म्स हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे टैक्स हो, चाहे डेट हो, चाहे और दूसरे रिफॉर्म्स हो। इसमें कोशिश की जाएगी कि इसको बढ़ाया जाए, तेज किया जाए। देखिए, एक सर्टन पॉइंट आप अचीव करते हैं ना, तो उसके बाद आपका एक ग्रोथ का जो है ना, वो रिफॉर्म्स की पेस का भी, हर चीज का जो है पेस उसकी आना शुरू होती है। तो मैं यही कहूंगा कि ये अच्छी सजेशन सारी जो है इनकॉर्पोरेट होंगी इंशाल्लाह। और अम्मार ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है, 1 साल 2 साल 3 साल चले देख लिया, अब एग्जैक्टली आप लोगों के जहनों में है क्या, पैरामीटर है क्या, ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट होगी है, कहाँ पर एक्चुअली हम ऑप्टिमम अचीव करेंगे? देखिए, ग्रोथ जो है ना वो इंडस्ट्री से स्टार्ट होती है, एक्सपोर्ट से स्टार्ट होती है, और एक्सपोर्ट इस साल हमारी नीचे रही है। उसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि चावल जो है वो आपको पता है उस तरह से जो है हम नहीं एक्सपोर्ट कर पाए, उसमें $1 बिलियन का इम्पैक्ट आया, जिसमें इंडिया और दूसरे जो कंट्रीज हैं वो कूदे हैं दोबारा से, उन्होंने प्राइस, वो भी स्ट्रेटेजीज थी। एक वो बड़ा इम्पैक्ट था जिसकी वजह से हमारे जो है एक्सपोर्ट हर्ट हुई है। और दूसरा ये था कि शुगर हमने लास्ट ईयर एक्सपोर्ट की थी, इस साल इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो $1.5 अरब का फर्क यहाँ पड़ा है। आपके जो कन्वेंशनल एक्सपोर्ट है ना अलीना, उसमें मैं आपको बताऊं एक अच्छी बेहतरीन जबरदस्त चीज जो सामने आई है नजर, सिल्वर लाइनिंग जिसे मैं कहूंगा, वो वैल्यू एडेड जो एक्सपोर्ट्स है ना, जो विद इन टेक्सटाइल है, गारमेंट्स हैं, और दूसरे जो है वो होम टेक्सटाइल और दूसरे हैं। आज स्पोर्ट्स गुड्स की बड़ी तारीफ की वजीर खजाना उसके साथ जी, उसके साथ साथ आईटी सेक्टर आपको देखें कितना फ्लरिश कर रहा है, उसमें ग्रोथ आई है। तीसरा, माइनिंग में आपकी जो है वो ग्रोथ आई है, एक्सपोर्ट्स। तो देखें, ये सारी वो चीजें हैं जो कि टफ टाइम में पता लगता है कि हाँ, ये सस्टेनेबल एरियाज हैं, इनको ज्यादा जो है सपोर्ट किया जाए, और कन्वेंशनल को भी किया जाए, डेफिनेटली कन्वेंशनल को इस तरफ लाया जाए। तो देखिए, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की जो हम बात करते हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान करती है, उस पर हम 2 चीजें अभी की हैं रिसेंटली। एक, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड जो अलीना 30 साल से चल रहा था, जिसका कोई यूज नहीं हो रहा था और एक्सपोर्टर पे बर्डन था, उसको खत्म किया प्राइम मिनिस्टर ने। दूसरा, आप देखिए एक्सपोर्ट रीफाइनेंस में, ये नहीं कह रहा ये कोई नई चीज है, बट एक्सपोर्ट रीफाइनेंस में 4.5% पे एक्सपोर्टर को इस वक्त फाइनेंसिंग मिल रही है, 11.5, 12, 13% पे नहीं मिल रही। तो ये 2 बड़ी चीजें हैं जिससे स्टार्ट होना शुरू हुई है। इंशाल्लाह आप देखेंगे हालात थोड़े बेहतर हो तो एक्सपोर्ट की तरफ और जाएगा, और हम इंशाल्लाह बजट में आप कोशिश करेंगे प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन, एक्सपोर्ट लेड और सस्टेनेबल ग्रोथ को जो इंश्योर किया जाए, और एक ब्रॉडनिंग ऑफ द। अच्छा, मैं चाहती हूँ जरा कल के बजट के ऊपर भी मुख्तसरन बात करें, बट सर ये बताइएगा, अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे रेवेन्यू की, एक्सपेंडिचर की, फिर जो जहाँ पर कटौती करने की ज़रूरत है उसमें क्या आप समझती हैं हुकूमत ने जो स्टेप्स लिए हैं वो दुरुस्त हैं, आप उनसे सेटिस्फाइड है? खासकर यहाँ पर भी पेंशन्स की बात हुई, ये कहा खुरम ने कि हमने जो अब तरीक़ाकार है नए सर्विस में आने वालों के लिए उनको कंट्रीब्यूशन का मुख्तलिफ तरीक़ाकार उसमें रिफॉर्म की है, उससे बेहतरी होगी, बट ओवरऑल जो हुकूमत के एक्सपेंसेस हैं उनमें जिस तरह से डायरेक्शन है और जो दीगर कटौतियां की गई हैं उस पर आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम देखिए, एक बड़ा जो हम देखते हैं एक अलमिया है कि जब भी हम एक्सपेंडिचर की कर्टेलमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो कटौती होती है वो डेवलपमेंट पे ही आती है। और दूसरी तरफ जबकि हम मार्कअप पेमेंट्स की जब बात कर रहे होते हैं तो अभी जो हाल ही में हमारा रेट हाइक भी हुआ है तो उसका भी अभी इम्पैक्ट इस साल भी हम देखेंगे, और अगर यहाँ से मजीद कोई रेट हाइक होता है इवेंचुअली सबसे ज्यादा जो इवेंचुअली जो बर्डन पड़ता है वो हुकूमत के ही पड़ता है। तो एक तरफ हम डेवलपमेंट को कर रहे हैं कर्टेल और उस पे हम देख रहे हैं कट्स की भी बात आ रही है, दूसरी तरफ मार्कअप पेमेंट जो कि तकरीबन 58 to 60% आपके रेवेन्यू का सिर्फ उसी में चला जाता है। तो जब बात करते हैं हम के डेवलपमेंट की और आगे गोइंग फॉरवर्ड क्या वे फॉरवर्ड नजर आ रहा है, तो फिलहाल तो नजर यही आ रहा है हुकूमत कोशिश पूरी करेगी फिस्कल कंसोलिडेशन को कंटिन्यू करे, बट डेफिनेटली चैलेंजिंग होगा गिवन कि आपका अभी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो इस साल तो हमने निकाली है 7.2 ट्रिलियन तक का हमारा जो है एक्सपेक्टेड है कि पूरा हो। क्या आने वाले साल में इस गिवन रेट पे क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हुकूमत
अपने मार्कअप पेमेंट को स्पेशली जो है वो अपने कंट्रोल यानी इस लेवल पे रख पाए कि एटलीस्ट वो डेवलपमेंट साइड पे कुछ ना कुछ एक ब्रीदर दे सके या कुछ ना कुछ उसमें स्पेंडिंग कर सके। इस साल की भी एलोकेशन हमारे सामने एक्सपेक्ट जो किया था उससे जो है एलोकेटेड जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं पीएसडीपी के वो भी नीचे के ही हैं। अब बाकी जहाँ तक बात बचती है कि हम क्या फिस्कल ईयर 27 में जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले तो चैलेंजिंग होगा रेवेन्यू साइड पे। पहले जो हमें टारगेट नजर आ रहा है 15.3 ट्रिलियन का, अभी तक जो नंबर्स आ रहे हैं सामने, नजर तो ये आ रहा है कि जो ग्रोथ दी गई है रेवेन्यू में वो आज तक की लोएस्ट जो है ग्रोथ है। तकरीबन अगर हम देखें लास्ट ईयर के टारगेट से देखें तो 9% बनता है, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग फिस्कल ईयर 26 का अपना ही टारगेट अभी शॉर्टफॉल में है। तो वो एक चैलेंज है फॉर दिस गवर्नमेंट कि वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस टारगेट को भी मीट करें और साथ में शॉर्टफॉल को भी पूरा करें। दूसरी तरफ जैसा मैंने बताया कि एक्सपेंडिचर साइड पे रिफॉर्म्स की हम बात करें तो डेफिनेटली पेंशन साइड की भी जो है बीइंग इन द आईएमएफ प्रोग्राम उसमें क्या हम करते हैं, क्या पेशरफ्त होती है, वो भी इम्पोर्टेंट होगा। एंड आई थिंक इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा ये है कि कल के बजट में जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि रिलीफ दिया जाएगा सैलरी क्लास को, आया ये रिलीफ मिलता है, कितना मिलता है, और जैसा हमार बात कर रहा था आई थिंक उसको मैं जरूर यहाँ टच पॉइंट करना चाहूंगी जो कि हमने छोटे रिटेलर पे एक बहुत ही नॉमिनल सा अभी टैक्स लगाया है, और यही चीज जो कॉर्पोरेट टैक्स है जिस तरह अभी बात हो रही है, आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कॉर्पोरेट टैक्स तो है, उसके ओवर एंड अबव भी सुपर टैक्स भी जो है चार्ज किया जाता है। देखना यही है क्या अब भी इस साल भी क्या वही सुपर टैक्स रहेगा या इसमें कुछ रिलीफ मिलता है। अगर मिलता है आई थिंक एक पॉजिटिव डेफिनेटली स्टेप होगा और इनकरेजिंग होगा फॉर द कॉर्पोरेट्स गोइंग फॉरवर्ड। बट जहां एक तरफ छोटे रिटेलर्स को लाया गया है तो डेफिनेटली बिजनेस कम्युनिटी एक्सपेक्ट करेगी कि उनको कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए। और आने वाले अम्मार कल के बजट से आपकी क्या तवक्कुआत हैं? इसके साथ साथ वो क्या पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप बड़ी कड़ी नज़र से देख रहे हैं और वो एसेंशियल हैं, अगर वो कल अनाउंसमेंट्स होती हैं या बजट में हुआ तो हम समझें कि हुकूमत अगले साल के लिए अच्छे टारगेट्स रखे हैं? देखिए, अब की रिफॉर्म अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दैट इज एसेंशियली एनएफसी। सूबों को कितनी एलोकेशन होती है, एक्सपेंडिचर पे कितना कंट्रोल होता है, दैट विल बी क्रिटिकल। अगर उस पे कोई चीज नहीं हुई, वही जिस तरह की जो एलोकेशन है वो वैसे ही होती रहे, कोई सरप्लस या ऐसा कोई नहीं हुआ कि थोड़ा क्लॉबैक पैसे किए जाए, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी बढ़े थ्रू व्हाटएवर मींस, तो आई थिंक वी आर ऑन द सेम ट्रैक ऑन विच वी हैव बीन फॉर द लास्ट 5 years। एक और चीज मैं देखूंगा दैट विल बी इफेक्टिव टैक्स रेट्स ऑन कॉर्पोरेट्स एंड सैलरीड बोथ, बिकॉज अगर इसमें भी कोई चेंज नहीं आया या जो पिछली मर्तबा वाला जो है एक बहुत खूबसूरत सा चेंज था जिसमें पता नहीं कोई 10 से कम करके कोई 0.25 कर दिए थे, पता नहीं क्या किया था वो, तो मतलब इस टाइप की कोई चीज हुई कि जैसे कहते हैं लॉलीपॉप दे दे, तो लॉलीपॉप भी नहीं देते, तो बबल गम थी, उस टाइप की चीज थी वो। तो ऐसी चीज हुई तो मतलब इस तरह एम्बैरेस करने से बेहतर ऐसा कोई काम ना करें। सो आई थिंक यू हैव टू ट्रीट टैक्स पेयर्स इक्विटेबली एज वेल। एक तरफ आप कहते हैं कि जी आप ना दो टैक्स, दूसरे बंदे से हु आर एक्चुअली पेइंग आप उनको जो है यू एम्बैरेस देम बाय सच एंटिक्स, तो ये थोड़ा सा जो है ना जो डिस्ट्रस्ट की बात होती है बिल्कुल ट्रस्ट खत्म हो जाता है, एंड दिस इज वाई कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। छोटी सी मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा, कराची में आए आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाएं, किसी भी हॉस्पिटल चले जाएं, सब आपसे कैश पेमेंट ले रहे होंगे, सारे प्रोसीजर से कैश पेमेंट होती है। आप चोटिया बाजार चले जाएं, आप किसी भी मार्केट चले जाएं, कैश पेमेंट, एवरीवनस पेइंग कैश। सो इट्स नॉट लाइक कि कोई चीज छुप के हो रही है। द प्रॉब्लम इज इन्फोर्समेंट। आपको पता है कौन सी चीज कहाँ पे हो रही है, किस जगह पे कितना टैक्स एवेड हो रहा है। इनएबिलिटी टू एक्चुअली इन्फोर्स, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इनएबिलिटी का सोल्यूशन एबिलिटी और कैपेसिटी डेवलप करने से है। अगर 5 साल बाद भी जो एक कराची में अस्पताल है वो कि एक प्रोसीजर के 4 लाख रुपए कैश ले रहा था और आज भी 5 साल बाद भी वो 4 लाख रुपए कैश ले रहा है, तो इसका मतलब है कि वी हैव नॉट इम्प्रूव्ड, वी हैव बेसिकली फेल्ड। अम्मार, मुझे एक चीज़ बताइएगा, एक्सीलेंट पॉइंट, आपके ख्याल में ये क्यों नहीं हो पा रहा, इन्फोर्समेंट क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हमेशा से हमें इसकी तावील ये दी जाती है, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि जी या तो निज़ाम को टिकने नहीं दिया जाता या फिर जो है वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ऐसे प्रेशर्स बन जाते हैं या फिर विल नहीं होती।
एज एन इकोनॉमिस्ट एंड एज अ प्रैक्टिसिंग पर्सन एज वेल, आपके ख्याल में इन्फोर्समेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त क्या है? देखिए अगेन आपने इन्फोर्समेंट के सारे जो मसाले आपने खुद बता दिए, मुझे उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। देयर आर प्रेशर, देयर इज अ लैक ऑफ कैपेसिटी, देयर इज अ लैक ऑफ विल, एंड आई मतलब हैव आई एम नॉट एनविंग खुर्रम्स पोजीशन राइट नाउ बिकॉज ही फुली एग्रीज विद मी, मगर उसमें यही है कि देयर इजंट मच वी कैन डू, और वो कैपेसिटी डेवलप ही नहीं हो पा रही है कि उस चीज को इम्प्रूव किया जाए। बता रहा बहुत सिंपल सी चीज है, आप पैदल कहीं चले जाएं किसी भी बाजार में कराची में, वो आपको पता लग जाएगा कहाँ पे कितनी इवेजन हो रही है। लोग जाली रसीदें दे के काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। तो अगर ये चीज हम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो वी कैन नॉट थिंक ऑफ इवन ग्रोइंग जब तक हम इस चीज को रिजॉल्व नहीं कर पाए। अच्छा, खुर्रम साहब की खूबसूरती ये है कि खुर्रम साहब जैसे बैलेंस शीट को बैलेंस करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बात कहते हैं। हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन देखिए इसके अंदर ये टाइम, खुर्रम साहब प्लीज़ हमें कल से मुतल्लिक बताएं। बड़ी बड़ी तवक्कुआत है हमारी, गो के एक ना लोगों की जनरल सेंस ये भी है कि इस बजट में हमें ज़्यादा कुछ मुख्तलिफ नहीं मिलेगा, हमें वही देखने को मिलेगा जो पहले है। प्लीज़ कुछ हमें खुशखबरी बताएं ताकि लोग थोड़े मुतमईन हों। मैं अलीना 2 जवाब दूंगा। थैंक यू, आपने मुझे बड़ा जो है वो प्रेज किया। देखिए एक ये कि अमार का जो पॉइंट है ना कैश वाला, हाँ। इसमें एक प्राइम मिनिस्टर ने एक अभी कुछ महीने पहले एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें 3 वर्टिकल्स हैं। प्लीज थोड़ा सा मुझे उसमें अलाउ कीजिएगा। 3 वर्टिकल्स ये हैं कि गवर्नमेंट जो है जो लोगों के साथ डील करती है फाइनेंशियली, उसमें जो पेमेंट्स होती हैं वो 100% होनी चाहिए ये इस साल के एंड तक, यानी कि फिस्कल ईयर 2026। और उसमें मैं आपको बताता हूँ 75% तक, मई के नंबर्स बता रहा हूँ, 75% तक गवर्नमेंट टू पर्सन्स पीपल जो पेमेंट्स है ना वो सारी ऑनलाइन हुई हुई है इस वक्त, नंबर 1। सेकेंडली ये था कि लोगों को आप बैंक में लेकर आए, बैंकिंग सिस्टम में लेकर आए। तो उसके अंदर जो है उसमें जो एफर्ट्स चल रही हैं उसमें आप देखें कि जो वॉलेट्स यूज करते हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा सारे जो है वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं, कैश भी है इसके अंदर, लेकिन जो वॉलेट्स यूज कर रहे हैं लोग, वो हम टारगेट था गवर्नमेंट पाकिस्तान का 120 मिलियन जून एंड का, तो वो ऑलरेडी 133 मिलियन 133 यानी कि तकरीबन को 13 करोड़ लोग ऑलरेडी जो है वो मोबाइल ऐप और मोबाइल के थ्रू जो है वो ये यूज कर रहे हैं मोबाइल बैंकिंग। तीसरी चीज ये थी कि रास्त आपको पता है स्टेट बैंक ने एक रेल क्रिएट की है, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जिसके ऊपर 2 लोग आपस में जो है पैसा जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि भेज सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हैं। उसमें ट्रांजैक्शन का और मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊं कैसे हो रही है। लोगों ने अकाउंट खोले, लेकिन लोग ना अकाउंट के अंदर सिर्फ उतना पैसा रखते हैं जितना उनको कार्ड पे ट्रांजैक्शन करनी होती है, बाकी जो पैसे होते हैं ना वो फिर भी कैश में ही होते हैं। ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रही है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, वो जो अम्मार बात कर रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग, वो इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कहाँ पर कैशलेस इकोनॉमी को आप बड़े जो लोग एग्जैक्टली जो बड़ी जगह हैं, जो बड़े बता रहा हूँ ना, आप मुझे अगर अलाउ करें, मैं नंबर्स बता रहा हूँ ना आपसे, आप मेरे साथ फैक्ट्स पे बात करें प्लीज। आप अगर इस तरह हवा में करेंगी तो वो उसका ना कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ कि कितने मोबाइल बैंकिंग अकाउंट्स बन गए। मैं तो कह रहा हूँ 133 मिलियन, आप इसको वेरीफाई करवा लें। 133 मिलियन बैंक अकाउंट्स हैं, आपके मोबाइल बैंकिंग अकाउंट्स हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तान के 75% जो है वो डिजिटल पेमेंट्स हो गई, यानी कि पेमेंट्स ऑनलाइन हो गई हैं। उसके अलावा जो टोटल ऑनबोर्डिंग है रिटेलर्स की, जो कि या तो कार्ड से पे करें, क्यूआर कोड से पे करें, इसमें जो टारगेट था वो तकरीबन जो है कोई 1 मिलियन के करीब था, 2 मिलियन के करीब था जून का। और अभी जो नंबर है ना वो तकरीबन कोई 17 लाख ऑलरेडी हो चुके हैं। और इसमें है बहुत इसमें अभी ऐड करना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि शुरुआत जो हुई है फ्यू मंथ्स बैक, उसमें देखें ये तो प्रोग्रेस बता रहा हूँ ना मैं आपको कि हम किस ट्रैक पे चढ़ रहे हैं। अगर हम ये हवा में बात करेंगे कि जी नहीं बस सब कुछ ही नहीं हो रहा, तो देखिए फैक्ट्स की बात करते हैं, वो आपको ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल में देंगे। और दूसरी बात पे आ जाता हूँ बजट की, जो आप ज्यादा उसमें मेरे ख्याल में इंटरेस्टेड हुए हैं सारे। तो बजट पे देखें, मैं पहली बात ये कि मैं आज बात नहीं कर सकता और वो कल पे रहने दे, कल बहुत डिटेल में बात होगी, लेकिन मैं एक चीज की बात कर सकता हूँ कि कोशिश जो है इसमें रेस्ट अश्योर्ड कि कोई ये कोशिश जो है वो छोड़ी नहीं गई कि ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस हो, एग्जिस्टिंग टैक्स बेस से कम जो है वो टैक्स लगे। अभी तक जो है कोशिश सारी यही है। इंशाल्लाह आप कल देखें, कल आने दें, कल जरा डिटेल आने दें, फिर उस पर बात करेंगे। मेरे ख्याल में जो भी होगा वो कल, आज से शुरू हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में वो बात नहीं रहेगी। कल रिजल्ट आने दें, उसके बाद इंशाल्लाह बहुत डिटेल में बात की जा सकती है कि क्या टैक्स में हुआ है, क्या सैलरी क्लास के साथ हुआ, क्या कॉर्पोरेट के साथ हुआ, क्या
जो नॉन टैक्स पेयर है उसके साथ हुआ, किस तरह से टैक्सेस में जो है वो चेंजेस लाई जा रही हैं और फिस्कल पॉलिसी कैसे आगे बढ़ रही है। अच्छा, ये बताएं आप लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया है अगले साल? क्या इस बजट में जो बाकी आपको बैरूनी चैलेंजेस हैं उसको देखते हुए लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर होगा, एक आम आदमी थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा, या फिर जो इस वक्त मायूसी की फ़ज़ा है और मुश्किल फ़ज़ा है हम उसी की कंटिन्यूएशन देखेंगे? देखिए अलीना, मैं तो बहुत होपफुल हूँ, इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी, कोशिश भी यही है और इकोनॉमिक टीम की भी कोशिश है। देखिए कौन सी गवर्नमेंट, कौन से लोग ऐसे चाहेंगे कि हमारे लोगों का फायदा ना हो, तो कोशिश तो यही रहती है ना जी हमेशा। लेकिन एक्सोजेनस फैक्टर्स जो है वो फोर्स प्ले डाउन करते हैं। लेकिन मैं एक सना का एक जवाब दे दूं कि जो शॉर्टफॉल की बात कर रही है टैक्स का, वो शॉर्टफॉल नहीं है सना, और वो जो नंबर्स हैं वो रिवाइज हो गए हैं। वो 13 ट्रिलियन का टैक्स का जो है वो नंबर है, जिसपे तकरीबन अमार, मेरा ख्याल है आपको कुछ क्विकली जवाब देना चाह रहे हैं बिफोर आई क्लोज द शो। अमार, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं ऐड कर। अच्छा, कुछ नहीं ऐड करना चाह रहे बस। नहीं, जो बेसिकली डिजिटल पेमेंट्स की बात है, दैट इज 100% करेक्ट। पेमेंट्स बेतहाशा हो रही हैं, बट अगेन वही वाली बात है, देयर इज अ लॉट मोर रूम टू कवर। तो वही है ना, तो आई थिंक उस स्पेस को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। बाकी चीजें अपनी डायरेक्शन में है, वही है ना, मतलब कि वेदर यू कैन कवर एक रास्ता आप 10 साल में भी कवर से कर सकते हो, 20 साल में भी कर सकते हो और 5 साल में भी कर सकते हो। तो वो पेस कौन सी रखनी है, दैट इज इट। इंस्टीट्यूशंस, रिफॉर्म्स, वो सारी चीजें हैं, बट किस पेस पे करनी है, आई थिंक उस पे मेरे ख्याल से थोड़ा एक्सीलरेट करने की जरूरत है। खुर्रम साहब, लेकिन उसका जवाब वो ये कहते हैं कि जी जिस रफ्तार से चल रहे हैं हमने जैसे बैलेंस किया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, हमारे तजियाकार इससे इत्तेफाक नहीं करते, कहते हैं स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, स्पीड बढ़ेगी रिफॉर्म्स की जो सही इकदाम करने वाले हैं, तो फिर आपके मेरे यानी आम आदमी तक भी उसके समरात पहुंच सकेंगे। वरना ये इसी तरह से खातों में तो नज़र आ रहे हैं इस्तेहकाम, ग्रोथ, सब कुछ, लेकिन आपको हमें उसका असर नहीं मिलता। खैर जी, कल के बजट से बहुत तवक्कुआत कहा तो जा रहा है कि वाबस्ता रखें, देखते हैं अब कल क्या आता है। कल होगा असल हुकूमत की मईशत का रिपोर्ट कार्ड। सो आज इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।